हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन लेके आए हैं दूसरा सेक्शन पहले मॉडल पेपर का। तो आई होप आपने पहला सेक्शन इसका देख लिया होगा, खंड ए इसका देख लिया होगा। इसमें 32 क्वेश्चन थे और अच्छे तरीके से हमने सोल्व भी किए थे। ये चलने वाला है जो सेक्शन बी है वो 4 नंबर क्वेश्चन से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन तक चलेगा। थोड़ा सा बड़ा है, बने रहें शुरू से लेकर एंड तक। ये जो अपन मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं ये आरबीएससी बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसके आधार पे ही आएगा और कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर ब्लूप्रिंट कैसे निकलेगा। तो ब्लूप्रिंट की बात है, आपके प्रत्येक डेस्क वर्क में सब कुछ मैटर दिया गया है और वैसे अपन ये मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, ये ब्लूप्रिंट पर आधारित ही है। इसके बेस पे ही आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनेगा वो आएगा। तो अगर आप किसी भी विद्यार्थी को डेस्क वर्क की फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है इनोवेशन स्टडी के नाम से ही है, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से है, ठीक है। और उसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाके चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में सब कुछ मैटर डाल दिया गया है। वहाँ पे सारे पीडीएफ डाल दिए, संजीव डेस्क की हिंदी मीडियम की डाली हमने, तो वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरी क्लास में बने रहें भाई, शुरू से लेके एंड तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हाथों हाथ। पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, डेस्क वर्क का सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद में एक्सीलेंट भी हमारे पास आ जाएगी, एक्सीलेंट का भी सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका क्वेश्चन 100% आएगा। रूट 2 का आए, रूट 5 का आए, रूट 3 का आए, कैसा भी आए एक ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, मानते हैं, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो पता है कि परिमेय संख्या को तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है, तब इसको अपन पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू। और यहां से क्यू नॉट इक्वल 0 है और पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। लिखोगे यहां पी व क्यू पूर्णांक है, तथा सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि पी और क्यू में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं आएगा। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, आपने दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2 का वर्ग इज इक्वल टू पी बटा क्यू का वर्ग। तो रूट 2 का वर्ग करोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, 2 निकलेगा। और ये बन जाएगा पी स्क्वेयर बटा क्यू स्क्वेयर। अब इसका क्या बन जाएगा, ये क्यू स्क्वेयर तिरछा गुणा करेंगे 2 के साथ में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में कि 2 क्यू स्क्वेयर बराबर पी स्क्वेयर। अब ये 2 इसके भाग में चला जाएगा तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बटा 2। क्या बन जाएगा, पी स्क्वेयर बटा 2 बन जाएगा, ये रिजल्ट होगा। अब इसके प्लस में कुछ नहीं है, प्लस में इसके 0 है, वो हमने लगा नहीं रखा है। पी स्क्वेयर बटा 2 के प्लस में 0 है तो यहां से शेषफल 0 बच रहा है, यानी ये पी स्क्वेयर है ना 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। यहां से लिखेंगे, यहां पी स्क्वेयर 2 से पूर्णतः ऐसे लिखो, पूर्णतः विभाजित हो रहा है
तो ये पी स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो प्रमेय 1.2 के अनुसार आप किताब में जाके देखोगे, आपके बुक में जाके देखोगे तो उस प्रमेय में दे रखा है कि अगर कोई रिजल्ट का ये या कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो नंबर भी उसी संख्या से विभाजित होगा। तो p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब अपन क्या है, यहाँ पे हमने मान लिया कि पी स्क्वायर, ये निकाल लिया कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। अब क्यू को भी हमें विभाजित करना है। तो अब अपन लिखेंगे, अब माना कि आप इसको पी स्क्वायर विभाजित हो गया तो p बराबर ही मान लेते हैं अपन। यहां से मानेंगे कि p बराबर 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 के मान लो, k यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, अचर है। अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 के मान लो। अगर आप k की जगह c भी लिख सकते हैं, और भी कोई नंबर मान सकते हैं, अचर नंबर लेना है, ठीक है। जबकि यहाँ पे तो पी स्क्वायर है तो अपन इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये 2k का भी वर्ग बनेगा, और 2k का वर्ग क्या होता है, 4k स्क्वायर होता है। ये पी स्क्वायर की जगह रख देंगे तो अपन लिखेंगे यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर भाग में 2 है, 2 के पाड़े से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2k स्क्वायर बन जाएगा, और ये इधर जाके इसके भाग में लग जाएगा तो ये रिजल्ट क्या आएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर भाग में 2, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर भाग में 2। यहां से ये रिजल्ट बना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है भी, क्यू स्क्वायर 2 से पूर्णतया विभाजित है। यहां से क्या सिद्ध होता है, क्यू स्क्वायर 2 से पूर्णतया विभाजित है, विभाजित हो रहा है। तब प्रमेय 1.2 के अकॉर्डिंग या अनुसार क्यू भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब हमने शुरुआत में तो ये माना था कि p और q पूर्णांक है और सह अभाज्य संख्याएं हैं, और इसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, बट यहां से तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब दोनों से 2 कॉमन आ रहा है। तो लिखोगे यहां, थोड़ा ऊंचा और कर दूं मैं इसको, अब लिखेंगे अतः यहां p व q में, p व q दोनों से, ऐसे लिखो, दोनों से, p व q दोनों से 2 क्या आ रहा है, इसमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों से 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। अब दोनों से उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है तो p और q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है जो कि हमने माना था, उसका विरोधाभास प्रकट हो रहा है। जो कि हमने माना था उसका विरोध हो रहा है, या उसका विरोधाभास हो रहा है, ऐसे लिख दो, उसका विरोधाभास हो रहा है, ऐसे लिखो, उसका विरोधाभास प्रकट हो रहा है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। बस यही हमें सिद्ध करना था।
अपन लेके चले थे कि परिमेय है, लेकिन लास्ट में इसमें दोनों में 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो माना था वो गलत साबित हो गया और √2 एक अप्रमेय संख्या ही है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करवाने का मतलब मेरा यही है कि जैसे आपके एग्जाम में आएगा तो आपको पूर्ण डिटेल से लिखना पड़ेगा, तब जाके आपके ये 2 नंबर पक्के होंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये समझना पड़ेगा। आप दोबारा भी देख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा इस प्रकार से चला के देख सकते हैं। और साथ साथ में अपने पास एक तो पेन रखें, एक रफ कॉपी रखें, ताकि जो भी आपको डाउट लगे वो आप जरूर लिख सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है, यदि बहुपद 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x के 2 शून्यक हमें दे रखे हैं तो शून्यकों तथा गुणाकों के बीच में सत्यता की आपको जांच करनी है। अब शून्यक आपको निकालने नहीं है, भाई साहब ने शून्यक निकाल के दे दिए हमें सुंदर तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके शून्यकों तथा गुणाकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। अब देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हमें समीकरण बहुपद दे रखा है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर लेता हूं। 6x² माइनस के 7x आएगा और माइनस के 3 आएगा। ये बन गया ax² प्लस में bx प्लस में c के रूप का। और इसके 2 शून्यक के 2 शून्यक क्या क्या दे रखे हैं, हमें शून्यक दे रखा है, एक तो 3/2 दे रखा है, एक माइनस का 1/3 दे रखा है, यानी यहां से अल्फा और बीटा का मान दे रखा है। अब लिखेंगे अल्फा बराबर मान लिया आपने 3/2 व बीटा बराबर आपने मान लिया माइनस का 1/3। अब अल्फा प्लस बीटा, अब ऐसे कर देते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। पहले ये कर लेते हैं, लिखोगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है 3/2 प्लस में ये माइनस का है तो ये माइनस का 1/3, ठीक है, माइनस लगा दिया मैंने, थोड़ा सा मिल गया इसके अंदर, अलग कर देते हैं, ठीक है। अब माइनस प्लस आप जानते हैं क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो माइनस के रूप में चेंज हो जाएगा। तो ये अब बन जाएगा 3/2 माइनस में 1/3। अब 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6 एलसीएम आने के बाद में इसके साथ में जाएगा, 2 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस में 3 का भाग देंगे 2 आएगा, ये आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 7, 9 माइनस में 2 7, 7/6 रिजल्ट आएगा, 7/6 रिजल्ट आ गया। और बट अपन ये देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a होता है। तो यहां से यहां लिख दो a का मान कितना है, यहां a बराबर तो है 6, b बराबर कितना है माइनस के 7 और c बराबर कितना है माइनस के 3 है। तो ये रिजल्ट लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस एक फॉर्मूले का आएगा, माइनस का 7 पहले से है, अपॉन में a का मान 6 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, कितना बन जाएगा 7/6 बन जाएगा। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने कर लिया और शून्यकों का योग भी कर लिया, ठीक है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा करेंगे तो कितना है 3/2 गुणा में माइनस का 1/3 गुणा कर दो, माइनस आएगा, 3 का ऊपर वाले के साथ में गुणा करना है, अंश का अंश के साथ में, हर का हर के साथ में। तो 3 एकम 3 भाग में 2 तिया 6, तो 3/6, 3 के पाड़े से वापस कटेगा तो 3 एकम 3, 3 2 6, 1/2 आएगा। अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a है, c का मान इसमें कितना है -3 है, अपॉन a का मान कितना है 6 है,
फिर 2 के पाड़े से 3 के पाड़े से कटेगा माइनस का 1/3, 1 3, 3 2 6 आ जाएगा 1/2। तो ये बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणाकों के मध्य अतः दिए गए बहुपद में शून्यकों तथा गुणाकों के मध्य संबंध सत्य है। शून्यकों तथा गुणाकों के मध्य संबंध क्या है? सत्य। बराबर आ गया रिजल्ट, -1/2 -1/2 7/6, 7/6 रिजल्ट बराबर आ गया, तो ये सत्य है। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में 6 नंबर। अब आपको दे रखा है कि जो आपको समीकरण निकाय दे रखा है उसको हल करना है। अब आपको कोई मेथड यहाँ पे नहीं दिया, तो जो भी आपको अच्छा लगे, प्रतिस्थापन अच्छा लगे, विलोपन अच्छा लगे, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसकी सहायता से आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ये समीकरण लिख लेते हैं, क्या दी गई है। अब इसके या तो इसके गुणांक बराबर कर लें, अगर आप इसको विलोपन विधि से कर रहे हैं तो आप 1 नंबर समीकरण को 2 से गुणा कर लें ताकि y के गुणांक बराबर हो जाएं। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर क्या बन जाएगा? 2x माइनस में 2y प्लस में 2, या इधर लेके जाओ 2 को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर लेके जा रहे हैं, मैं साथ में इधर ही लेके जा रहा हूं, साथ में 2 से गुणा करेंगे ना 1 को तो 2 आएगा, और इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? 3x प्लस 2y, और माइनस का 2 इधर जाके प्लस का माइनस के 12 इधर जाके प्लस के 12 बन जाएंगे। अब जोड़ दिया आपने, जोड़ा है तो अब साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट गए। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। तो 5x इज इक्वल टू प्लस के 12 है, माइनस के 2 हैं, तो प्लस के 10 बचेंगे। तो x का मान कितना आएगा? ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 10/5 यानी 2 आ जाएगा। तो x का मान 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x बराबर 2 हो तो 1 से समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 रख दो यहाँ पे, 2 माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये y इधर जाके माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, तो y बराबर 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 3 आएगा। तो y का रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास में? 3 आ जाएगा, और x का रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास में? 2 आ जाएगा। इस प्रकार से सोल्व आउट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये 6ठे चैप्टर का है। ABCD एक समलम है। समलम की आकृति जानते हैं, आमने सामने की कोई 2 भुजाएं समांतर होती हैं, जिसमें दे रखा है हमें कि AB है वो CD के समांतर है। ये जो बीच की जो 2 लाइनें खींची गई है ना, भाई साहब ने खींच रखी है, ये समांतर का साइन होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ये AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के। तो सबसे पहले तो अपन एक समलम आकृति बना लेते हैं। अब देखिएगा, हमने ABCD एक समलम आकृति बना ली, एक समलम चतुर्भुज बना लिया। तो सबसे पहले ये हमें सिद्ध करना होता है ना, तो ये 3-4 कंडीशनें लिखनी होती है। दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना की है तो रचना लिखेंगे, फिर उत्पत्ति लिखेंगे। तो ये इसका तरीका है, इसी तरीके से करोगे तभी नंबर अच्छे आएंगे। दिया है AB जो भुजा है वो किसके समांतर है? CD के समांतर है। तथा BD व AC विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है एकदम
अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन को सरल से सरल तरीके से समझा रहा हूं, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे। अब हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो देखना है। सिद्ध करना है, आप लिखेंगे एओ बटा, ये अनुपात हमें दे रखा है एओ अनुपात बीओ इज इक्वल टू, दूसरा है सीओ बटा डीओ। ये हमें सिद्ध करना है। रचना क्या कर दी हमने, रचना हमने की है, एक हमने लाइन खींची है, रचना ओ को ई से मिलाया तथा जो ओ ई भुजा है ना, वो आपने समांतर मान ली किसके, डीसी के। बट डीसी किसके समांतर है, एबी के, एबी के समांतर है। तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, रचना के अकॉर्डिंग एक दूसरे के पैरेलल होगी, समांतर हो गई। ठीक है, अब अपन क्या लिखते हैं, उपपत्ति। अब अपन क्या लिखेंगे, उपपत्ति। हमने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी भी त्रिभुज में, अगर किसी भी, इससे पहले सेक्शन में भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, त्रिभुज में अगर कोई भुजा तीसरी भुजा के समांतर है तो इस भुजा के द्वारा काटा गया अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहां से त्रिभुज लिखता हूं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं, हम ले लेते हैं डी ए बी। डी ए बी में, डी ए बी में लिखेंगे ई ओ या ओ ई, एक ही बात है, ओ ई समांतर किसके हैं, ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है। तब ये अनुपात क्या आ जाएगा, डी ई बटा ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन में ओ बी। ये अनुपात आएगा, कहां से आएगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। दूसरा त्रिभुज एक बार डायग्राम देखते हैं, देखना पड़ेगा। अब तथा त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में जो ओ ई भुजा है ना, वो किसके समांतर है, ये है डी सी या सी डी के समांतर है। तब क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, देखिए तब प्राप्त हो जाएगा, यानी इसके द्वारा जो अनुपात काटा जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, ए ई, यहां से लिखेंगे कि ए ई अपॉन में ईडी, ए ई अपॉन में ईडी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए ओ अपॉन में ओ सी। इसका एकदम व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये हमारे पास में ईडी ऊपर चला जाएगा या डीई ऊपर चला जाएगा, एक ही बात है। डीई अपॉन में एई या ई इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा ओ सी अपॉन में ए ओ। ये हमारे पास में एक नंबर पर में थी, ये भी क्या आ जाएगी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ही नाम आएगा। ये हमारे पास में 2 नंबर समीकरण है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है आपको, कि इसमें एलएचएस साइड, ये साइड देखें, इसमें भी एलएचएस साइड देखें, दोनों बराबर हैं। में एलएचएस अगर साइड बराबर है दोनों की, तो आरएचएस भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहां से लिखेंगे डीओ अपॉन में ओबी इज इक्वल टू ओसी अपॉन में एओ, ये बात लिखेंगे।
अब इसका अपन क्या कर देते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं। जो रिजल्ट हमें लेके आना है उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखना है। आंसर आपके सामने है, मैं ए ओ का मल्टीप्लाई डी ओ के साथ में करता हूं या डी ओ को नीचे ले आता हूं, तो हमने कर दिया ए ओ अपॉन में ओ बी या बी ओ कर देते थे, और ये हमारे पास में आ जाएगा सी ओ बटा डी ओ। तिरछा मल्टीप्लाई कर दिया, वज्र गुणा, यहां पे लिख देते हैं वज्र गुणा करने पे, वज्र गुणा करने पर HP हो गया, भी यही हो गया, हैंस प्रूव यही हमें लेके आना था। तो हमने क्या किया, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की सहायता से हमने समलम में एक रचना कर दी। इसमें हमने समलम चतुर्भुज में एक रचना कर दी, ईओ हमने मान लिया जो कि डीसी के समांतर माना है। तो आप जानते हैं डीसी भी AB के समांतर है, तो ये जो ईओ है ना, ये भुजा ईओ है, ये AB और DC दोनों के समांतर हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग हमने दो त्रिभुज लेके ये बात प्रूव कर दी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रही है। ऐसा त्रिभुज हमने लिया जिसमें ये भुजा ना आपको दिखाई दे रही है DA, ये भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन आ रही थी। एक इस प्रकार से दोनों त्रिभुज लेने, कोई जरूरी नहीं कि ये ले, आप DOC OE भुजा है ना, इसको आप इधर BC भुजा पे इधर भी मान सकते हैं, इसके समांतर इस BC भुजा पे कोई बिंदु ले सकते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 8 नंबर क्वेश्चन, ये 7वें चैप्टर का है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए के रिजल्ट दे रखे हैं 6,5 और बी का निर्देशांक दे रखा है -4,5 से समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पे होता है। तो आप जानते हैं कि एक्स एक्स पे अगर कोई बिंदु होता है तो उसके वाई निर्देशांक हमेशा ही, वाई का मान हमेशा ही 0 होता है। एक्स का आप एक्स मानते ही हैं और वाई का आप 0 मानते हैं। तो देखिएगा एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं इसका। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि एक्स एक्स पे कोई बिंदु स्थित है और जो कि बिंदु सी है और उसके निर्देशांक क्या है, x, 0 है, क्योंकि एक्स एक्स पे कोई बिंदु होगा उसके y के निर्देशांक हमेशा 0 होता है। और दूसरा निर्देशांक जो लिखा जाता है, दूसरा जो मान लिखा जाता है वो y का लिखा जाता है, पहला x का लिखा जाता है। तो ये हमने एक छोटा सा डायग्राम इस प्रकार से बना लिया है। ये कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्जाम में बनाए नहीं बनाए, मैं मेरी सहूलियत के लिए बनाता हूँ, और अगर आप बनाते हैं तो इसमें गलती होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये जो बिंदु सी है वो ए और बी से क्या है, समान दूरी पे है, ये आपको दे रखा है। तो यहां से लिखेंगे दिया है जो बिंदु सी है ना उसकी ए से दूरी और जो बिंदु सी है उसकी बी से दूरी समान दूरी है, ये दूरी बराबर है। तो आप जानते हैं इसका वर्ग भी क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका आप वर्ग कर देते हैं तो ये रिजल्ट हो जाएगा सी ए का वर्ग इज इक्वल टू सी बी का वर्ग भी बराबर होगा। अगर 5 और 5 दोनों बराबर है तो 5 का वर्ग भी आपस में बराबर होगा, 5 5 25 25 दोनों का बराबर हो जाएगा बस। अब दूरी सूत्र की सहायता से 7.1 का क्वेश्चन है ये, आप क्या लेंगे, दूरी सूत्र होता है रूट के अंदर, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, वर्ग करना है, इज इक्वल टू ये ले लिया आपने रूट के अंदर और इसका आपको वर्ग करना है। अब सी फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इसके वर्ग से ये रूट हट जाएगा, तो रिजल्ट आएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब ये मान रख देते हैं, ये कौन सा है, पहले सी ए के लिए x2 का मान क्या है, 6 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4 माइनस के x का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर।
a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है, a माइनस में b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। अगर अपन दोनों ही माइनस के होते हैं तो प्लस के रूप में ओपन करते हैं, अगर दोनों रिजल्ट माइनस के होते हैं ना, ऐसे होता है कि माइनस का, सॉरी इसमें लिखो आप माइनस का a माइनस के b का स्क्वायर, या आप लिख दो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से ओपन होगा। तो ये a माइनस बी के तरीके से करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 6 दूनी 12x प्लस में 5 माइनस 0 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 बराबर, ये प्लस के तरीके से खुलेगा तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस में x की स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8x प्लस में 5 माइनस 0 5 5 का स्क्वायर 25, जो बराबर हैं और इक्वल है काट दो, 25 से 25 कट जाएगा, x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कट जाएगा, 36 इधर लेके आते हैं, 8 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 12 पहले से है, ये 8 इधर प्लस के थे, इधर आके माइनस के 8 बन गए, 8x इज इक्वल टू 16, और ये 36 इधर जाके माइनस के 36 बन गए, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस के 20x इज इक्वल टू 36 माइनस के हैं 16 प्लस के हैं तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, माइनस से माइनस कर देगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया 20/20, तो 1 आ गया, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो लिखेंगे अतः बिंदु C क्या हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा, x का मान हमने निकाल दिया है 1 आएगा, तो बिंदु जो x एक्स पे जो बिंदु C था वो क्या हो जाएगा, 1,0 होगा। बस यही आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि किसी त्रिभुज ABC में AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, एंगल B 90 डिग्री है, तो साइन A साइन C का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और साइन C का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है और उसमें ये दोनों तीनों भुजाएं आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। आपको BC का मान 24 AB का मान 24 सेंटीमीटर दे रखा है, BC का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है, B पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो AC हमारे पास में कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लिखेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या प्राप्त हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार है AB का स्क्वायर प्लस में लंब है BC का स्क्वायर। तो AC का हमें निकालना है रिजल्ट, तो AC का स्क्वायर, AB का मान कितना है 24 प्लस में BC का मान है 7, 24 का वर्ग कितना हो जाता है 576 प्लस में 24 7 का हो जाएगा 49 49, ऐड कर दो 625 आएगा और 625 का वर्गमूल निकाल दो कितना आएगा 25 आएगा। ये AC की स्क्वायर के बराबर चल रहा है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है कि इस पे रूट लग जाएगा। तो AC का मान कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास में 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें जो मान चाहिए वो निकाल देते हैं। हमें चाहिए साइन A बराबर सॉरी ये होता है LAL डबल KA, तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। जबकि थीटा कहाँ पे बन रहा है, इस बिंदु A पे बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा और कर्ण 25 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण चेंज नहीं होता, आधार और लंब चेंज होते हैं जब थीटा बदलता है। तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा है BC है और कर्ण क्या है AC है, तो ये हो जाएगा 7/25। और अब हमें चाहिए साइन C, क्या ज्ञात करना है साइन C ज्ञात करना है। अब की बार थीटा यहाँ पे बन रहा है,
थीटा यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और कर्ण ए सी रहेगा, लंब हो जाएगा 24/25। ये हमारे पास में दो क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 10 नंबर। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घट के 23 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम आप सभी को आना चाहिए। जब डायग्राम बनाना आ जाता है ना, तब लगभग क्वेश्चन सोल्व आउट मुझे लगता है कि आप कर देंगे। तो देखिएगा डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। ये हमने एक PQRS एक डायग्राम बनाया है, जिसमें हमें ये दे रखा है कि छाया की लंबाई बढ़ जाती है। PQ का मान हमें 40 मीटर दे दिया, पहले 60 डिग्री एंगल था, फिर घट के 30 डिग्री हो जाता है। जैसे जैसे आप मीनार है, आधा कोई मीनार है, कोई मकान है, या कोई दीवार है, या कोई खंबा है, उससे दूर जाते हैं तो आपका जो उन्नयन कोण है वो घट जाता है, और इसके पास में आते हैं तो वो बढ़ जाता है। जैसे हमने दूरी ज्यादा तय की, जैसे 40 मीटर बढ़ गई, बढ़ने का मतलब एंगल घट जाएगा, 60 से 30 आ गया। अब हमने ये QR और RS हमने मान लिया कि ये x मीटर है, ये y मीटर है, हमें निकालना है RS का मान। तो दोनों त्रिभुज की सहायता से पहले लिखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा, छोटे वाला ले लें पहले, QRS में आधार और लंब में सिस्टम है, तो अपन लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसमें क्या है, RS बटे आधार क्या है, QR। सारे आंकड़े रख देते हैं। थीटा का मान इसमें 60 डिग्री है, और इसका RS जो है वो y मीटर है, इसका ये आधार x मीटर है। tan 60 का मान √3 होता है, इसके नीचे एक मान सकते हैं बराबर y बटा x। तिरछा गुणा करेंगे तो y का रिजल्ट आएगा x√3। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे त्रिभुज बड़े वाला PRS में। PRS में इसमें भी लंब और आधार में रिलेशन है, तो इसमें भी अपन क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब तो RS रहेगा, जबकि आधार अब की बार PR हो जाएगा। बट आप जानते हैं कि PR किसका किसका योग है, PQ प्लस में QR का सम है, यानी ये तो 40 है प्लस में ये x है, ये आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, RS का मान y है, और ये हो जाएगा 40 प्लस में x हो जाएगा। अब tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है, ये y बटा 40 प्लस में x हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 40 प्लस x इज इक्वल टू y√3, और ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से मान 2 में रख देंगे। किसका, तो रखेंगे समीकरण 1 व 2 से आप क्या करेंगे, जो y का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में 40 प्लस x इज इक्वल टू x√3 और गुणा में √3। जहां पे y था वहां पे x√3 रख दिया हमने। अब √3 का गुणा √3 के साथ में करोगे तो आप जानते हो 3 बन जाएगा। तो 40 प्लस x बराबर ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये x इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो 40 बराबर 3x माइनस में x, ये बन जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 40। तो ये x का मान कितना आएगा, 40 भाग में 2 कर दो, ये आ जाएगा 20 मीटर। ये कितना आ जाएगा भी, 20 मीटर आएगा। अब इसके बाद में ये 20 मीटर आ गया, तब x का मान 20 आ गया, तब y बराबर मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो ये आएगा 20√3। ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। बस यही हमें निकालना था, मीनार की ऊंचाई निकालनी थी। प्यारे विद्यार्थी y का मान हमें निकालना था, ये हमने मान लिया था, y मीटर है और y का रिजल्ट हमने रख दिया है। ये देखो 1 नंबर समीकरण में रखा है हमने x का मान, तो 20√3 मीटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में 11 नंबर। इसने क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है।
तो इसका भी सॉल्यूशन अपन करते हैं। सबसे पहले हमने एक अपने हिसाब से एक वृत्त बना लिया, इसका हमने एक व्यास खींच लिया। व्यास के सिरों पे जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो आपको पता है कि 90 डिग्री के कोण पे बनती है। स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री के कोण पे होती है। तो अपन चाप की सहायता से या डी की सहायता से अगर खींचना चाहें तो अपन खींच सकते हैं। ऐसे एक स्पर्श रेखा इधर खींच दी और एक स्पर्श रेखा इधर खींच दी। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में 90 डिग्री के कोण पे होती है, हमेशा 90 डिग्री के कोण पे होती है। ये बिंदु ओ हो गया, ये सिरा हो गया ना व्यास का, तो ये ए मान लिया हमने, ये बी मान लिया। ये यहाँ पे कोई बिंदु P मान लिया, यहाँ पे कोई बिंदु Q मान लिया, ये हमने मान लिया R बिंदु मान लिया, और यहाँ पे हमने मान लिया S बिंदु है। तो लिखोगे दिया है O वृत्त का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है, तथा AB व्यास है। AB क्या है, व्यास है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो PQ है वो इसके समांतर है, PQ समांतर है RS के, ये हमें सिद्ध करना है। अब अपन क्या करते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे कि एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कौन सी प्रमेय से है, प्रमेय 10.1 से है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंबवत होती है। तो अपन लिखेंगे स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंबवत है, तो अपन लिखेंगे जो PQ है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AO पे। ये बात हो जाएगी। और तथा दूसरा लिखेंगे, इधर वाला लिख देंगे एंगल्स SBO इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका रिजल्ट क्यों कैसे हुआ, आप लिखेंगे जो RS भुजा है, स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या पे लंबवत होती है OB पे, ठीक है। ये आपस में क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। और ये अपन लिख सकते हैं दोनों 90 के हैं, तब लिखेंगे एंगल PAO बराबर हो गया एंगल SBO, और ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो गए। एकांतर कोण अगर बराबर आ जाते हैं तो अपन कहते हैं कि जो PQ भुजा है, यानी जब कोई दो समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण अगर बराबर रिजल्ट दे देते हैं हमें, तो ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। एकांतर कोण है, एकांतर कोण है इसलिए जो PQ भुजा है वो समांतर किसकी होगी, RS की होगी। PQ भुजा RS के समांतर होगी। HP हो गया, हैंसपुर हो गया। बस इतना मैटर आपको करना है, इतनी बातें आपको लिखनी है और आपका क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिज्या का मान 12 सेंटीमीटर दे दिया, थीटा का मान आपको 60 सेंटीमीटर दे दिया है। अब हमें क्या करना है, लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वृत्तखंड पूछ रहा है या त्रिज्याखंड पूछ रहा है। यहाँ पे इस भाई साहब ने त्रिज्याखंड हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा है वृत्तखंड पूछा है। तो अब आपको वृत्तखंड का फॉर्मूला आपको इजीली लगाना है। तो क्लास को लाइक और शेयर करते रहें अपने सभी दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बस यही हमारे लिए मोटिव है एक तरीके से। आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट मैं छोड़ रहा हूं। लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री
पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो ये लगा दो, थीटा का मान 60 डिग्री है, अपॉन में 360 डिग्री हो जाएगा। पाई का मान 22/7 है, गुणा में आर का मान 12 गुणा में 12, आर स्क्वायर है तो 2 बार कर दिया, 1/2 ये हो जाएगा 12 गुणा में साइन 60 डिग्री। 6 के पाड़े से काट देंगे, 6 बार कट जाएगा, 6 6 36, ये कटेगा नहीं। ये 2 के पाड़े 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये होगा 22 दूनी 44 गुणा में 12 भाग में 7 आ गया, माइनस में 1/2, 12 गुणा 12 144 आ गया, 12 गुणा 12 144 आ गया। साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। तो इसमें भाग देंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, ये 72 हो जाएगा। फिर ये 2 के पाड़े से कट जाएगा, 72 दूनी 2 के पाड़े से काटेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, 36 बार कटेगा, ये कटेगा नहीं। तो 12 चौके 48 बच गए 4, 12 चौके 48 और 4 52, 528 भाग में 7 माइनस में 36 गुणा √3 का मान होता है, सॉरी √3 का मान लिख देते हैं, √3 का मान आप सभी जानते हैं 1.732 होता है, 1.732। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 528 में 7 का भाग देंगे तो रिजल्ट लगभग हमारे पास में आ जाएगा 75.43, माइनस में 36 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 62.35। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, ये आएगा 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका आ गया? लघु वृत्तखंड का आ गया। अब हमें निकालना है दीर्घ का। दीर्घ का किस प्रकार से निकालेंगे? दीर्घ का हो जाएगा कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा देते हैं, तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस में ये वाला घटा देंगे 13.08 वाला, वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 गुणा में आर का मान 12 गुणा में 12 माइनस में 13.08 घटा देंगे, ये कटेगा नहीं। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वर्ग का ये 22 गुणा में 12 गुणा 12 144 हो जाते हैं, भाग में 7 करना है, माइनस में 13.08 आएगा। तो ये 22 का 144 के साथ गुणा करके अपन 7 का भाग लगाते हैं तो रिजल्ट लगभग आ जाता है हमारे पास में 452.57, माइनस में ये 13.08 है, और ये इसमें से घटाएंगे तो लगभग 439.49 आएगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक तो आंसर आपके पास में ये प्राप्त हो गया है और एक आपके पास में, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमें निकालना था दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा 13 नंबर कि एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेमी, 10 सेमी और 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? अब अपन क्या करते हैं, इसकी इकाई एक नहीं है, यहाँ पे मीटर दे रखा है भाई साहब ने, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे मीटर दे रखा है, यहाँ पे तीनों ही रिजल्ट किस में दे रखे हैं? सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो सारे आंकड़े को अपन क्या कर लेते हैं? सेंटीमीटर कर लेते हैं। फिर जो दीवार का आयतन होगा उसमें एक ईंट के आयतन का भाग लगा देंगे, टोटल ईंटों की संख्या हमारे पास में आ जाएगी। तो देखते हैं, जो हमें रिजल्ट दे रखा है उसी पे चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है दीवार की माप, दीवार की माप दे रखी है, दिया है दीवार की माप। पहले लिखेंगे आप 1 नंबर लिखेंगे, इसकी लंबाई हमें दे रखी है 5
मीटर। इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 5 गुणा में 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 500 सेंटीमीटर। इसके बाद में आ जाती है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। वह ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई? ऊंचाई हमें दे रखी है 3 मीटर। कितना दे रखा है? 3 मीटर दे रखा है, तो 3 गुणा में 100 कर देते हैं, ये आ जाता है 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर का रखा है, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और एक ईंट की माप, एक ईंट की माप क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, इसकी लंबाई हमें दे रखी है कितना सेंटीमीटर दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा इसकी ऊंचाई, एक ईंट की ऊंचाई कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। अब ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, और ईंटों की संख्या कैसे आएगी? लिखेंगे दीवार का आयतन, दीवार का आयतन। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो ये घनाभ के आकार का है। दीवार का आयतन बराबर एक भाग में एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन क्या हो जाएगा? LBH यानी 500 गुणा में 30 गुणा में 300 भाग में क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 20 गुणा में 10 गुणा में 7.5। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा। ये इस 10 से ये 10 कट जाएगा, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 के पाड़े से काटेंगे ये 25 बार कटेगा, और ये इसको 25 के पाड़े से काटेंगे 25 तिया 75 3 बार कटेगा, और ये 3 के पाड़े से काटेंगे तो 10 बार कटेगा, और 10 गुणा 3, 3 झार ईंट आ जाएगी, 10 गुणा में 300 आ जाएगा, तो ये कितनी आएगी? 3000 ईंट आएगी। ईंट आंसर आ जाएगा। ईंटों की संख्या कितनी आएगी आपके पास में? 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। इस माप की ईंट लगाएंगे और इस माप की दीवार बनाएंगे तो। ठीक है, इसके बाद में पहले इकाई एक करनी होती है। अगर इकाई एक हो जाती है तो बहुत इजी हो जाता है, अन्यथा गड़बड़ होती है। नेक्स्ट में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो भैया, ये दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब इसने माध्यक कहा है, माध्यक और माध्य में भी अंतर होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो माध्यक कहा है तो आपको मीडियन ज्ञात करना है। CF संचयी बारंबारता आपको यहां से बनानी पड़ेगी। तो देखिए किस प्रकार से होगा। अब हमें यहाँ पे CF निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। ये हमें XI का मान दे रखा है, ये FI का मान दे रखा है। संचयी बारंबारता देखो, F का योग करना होता है। जैसे 6, पहला नंबर हमेशा सेम आता है। 6 और 20 कितने हो जाते हैं? 26 हो जाते हैं। 26 और 24 हमारे पास में 50 हो जाते हैं। 50 और 28 78 हो जाते हैं। 78 और 15 इसमें जोड़ देते हैं, 8 और 5 13। ठीक है, 7 और 1 8 और 1 9 93 हो जाते हैं। 93 और 4 97 हो जाते हैं। 97 और 2 ये 99 हो जाते हैं। 99 और 1 100 हो जाते हैं। तो लास्ट जो n का आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 100 ही आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ n/2 यानी 100/2 बराबर 50। अब अपन वो बड़े वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है। इसने डायरेक्ट XI का मान दे दिया, वर्ग अंतराल नहीं दिया। तो अपन क्या करेंगे, एक तो 50वां पद ले लेंगे यहाँ से, और एक जस्ट 50 के नेक्स्ट आगे वाला यहां से लिखते हैं। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या होती है वो भी हमें देखनी होती है। जो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 78 है। 78 के सामने XI का जो मान होता है वो 29 है। तो इसके सामने एक तो ये 28 हो गया 50वां पद, और ये 51वां पद क्या हो गया, ये 29 हो गया इससे जस्ट आगे वाला। तो यही लिखते हैं, यहां 50वां, यहां पे 50वां पद के सामने
या 50वां परीक्षण भी कह सकते हैं। 50वां पद क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 50 से ठीक बड़ी संचय बार बारता क्या है, 78 है। 78 से नेक्स्ट या 78 के सामने जो xi का मान है वो 29 है। तो 50वां प्रेक्षण तो है 28 और 51वां प्रेक्षण क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः माध्यक या इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 50वां प्रेक्षण प्लस में 51वां प्रेक्षण को ऐड कर देते हैं। अगर हमारे पास में यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया जाता तो अपन वो फॉर्मूला लगा लेते, L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू H वाला, लेकिन हमें नहीं दे रखा। तो अब इस प्रकार से करना पड़ेगा, जो रिजल्ट आए एक तो उसके सामने का रिजल्ट देखना है, एक उससे जस्ट आगे वाले के सामने का रिजल्ट देखना है। 50 के सामने का रिजल्ट 28 आ गया, 50 से ठीक बड़ी संचय बार बार था 78, 78 के सामने का रिजल्ट 29 आ गया। तो इसको जोड़ देते हैं, 28 प्लस में 29 भाग में 2 करना है। तो 28 दूनी 56 और 57 हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा 57/2। तो ये आ जाएगा आपके पास में 28.5। क्या आ जाएगा, 28.5 इसका माध्यक आ जाएगा। वेरी सिंपल है, बस थोड़ा सा तरीका अलग हो गया इसमें, ये मैटर दे दिया इसलिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है, भाई साहब ने दे रखा है 2 पासे हैं, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो आपको पता है कि ये रिजल्ट प्राप्त 36 के 36 रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पे अंक समान प्राप्त हो जाए। अब दोनों पासों पे अंक समान कैसे प्राप्त हो सकते हैं, समान तो ये प्राप्त हो सकते हैं भैया, मैं यहां से बनाऊं ऐसे बन जाएगा। ये जो रिजल्ट है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके समान है, देख लो कितने हैं। तो पहले का जो रिजल्ट होगा, प्रायिकता ऑफ समान अंक आने की, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। समान अंक आने की स्थितियां कितनी होगी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 रिजल्ट हो गई। टोटल रिजल्ट कितने हो गए, 36। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा। दूसरा देखो, दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त होना। दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त कौन सी कंडीशन में होगा, यहां से 7 तो इस कंडीशन में प्राप्त हो सकता है भाई, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यहां पे 7 योग प्राप्त हो सकता है। ये 6 रिजल्ट इसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो सेकंड नंबर लिखेंगे, सेकंड नंबर योग 7 प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसको काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना था। ये हमने बी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में लगी जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के टाइम आपको बताए जाएंगे, आपको पूरी डेस्क वर्क करवाई जाएगी और आपने रिवीजन कर लिया है। अब आप प्रैक्टिस के तौर पे डेस्क वर्क लीजिए और उसको सोल्व आउट कीजिए। जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी डेली शाम को 5 बजे क्लास होती है मैथ्स की, और डेली शाम को 5 बजे क्लास आएगी, अपलोड हो जाएगी। तो आप यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास में नोटिफिकेशन 100% आएगा और आपको पता भी चल जाएगा हाँ क्लास अपलोड हो चुकी है और अपन देख लें। तो इस प्रकार से आपको कंटिन्यूटी बना के पढ़ना है अच्छे तरीके से। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।